हेलो, जय हिंद एंड वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय यशयान यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए पर्यावरण अध्ययन नामक टॉपिक से लगभग 30 प्रश्नों के क्रमवार श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज के सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। इसके ऑप्शन है: ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी विटामिन और डी प्रोटीन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है प्रोटीन। साथियों, भारोत्तोलकों या जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं या जिम करते हैं, उन्हें प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इनके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। आज का दूसरा प्रश्न है, रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ये है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, बी है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, सी है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने और डी है पानी को रंग रहित करने। तो साथियों, इसका राइट आंसर है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। साथियों, रेखा की मां तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है क्योंकि हल्के और निलंबित अपद्रव्यों को उससे अलग किया जा सके, पानी से अलग किया जा सके। यानी तालाब के पानी में जो हल्के और निलंबित अपद्रव्य जो होते हैं उनको पानी से अलग किया जा सके, इसलिए रेखा की माँ जो है वह पानी में फिटकरी डालती है। 3 नंबर का प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ये है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, बी है जीवों के प्लेकार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, सी है विभिन्न हवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना और डी है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों के प्लेकार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। साथियों, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए शिक्षार्थियों के लिए जीवों के प्लेकार्ड बनाना और शिक्षार्थियों के समूह के को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना सबसे प्रभावी तरीका होगा। 4 नंबर का प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ये है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, बी है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, सी है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और डी है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। साथियों, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के 4 क्रमों का प्रयोग किया जाता है जिसमें निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन होते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है,
बी है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। सी है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। और डी है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो साथियों इसका राइट आंसर है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। साथियों शिक्षार्थी श्वसन एवं सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए क्योंकि शिक्षिका कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकती है। 6वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ए है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। सी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। और डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो साथियों इसका राइट आंसर है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। साथियों भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले सब्जी को अच्छी तरह से धो लिया जाए, उसके बाद उसे काटने और फिर पकाया जाए। 7 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह वजन घेरती है। उसकी उपयोगी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। यह है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। बी है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। सी है गुब्बारे में हवा भरना। और डी है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी? तो साथियों पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को अगर पढ़ाती है और यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह स्थान घेरती है, तो उसकी सहयोगी के लिए जो सुझाव है वह है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें और 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो राइट आंसर हो जाएगा ए डी। इससे यह पता चलेगा साथियों कि जो है वायु जो है वह स्थान घेरती है, वायु स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। पहला हो जाएगा कि एक खाली उल्टा गिलास को पानी की सतह से ऊपर रखें और फिर उसे नीचे ढकेलें। और दूसरा हो जाएगा 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। 8 नंबर का प्रश्न है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियाँ का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ये है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। बी है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। सी है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। और डी है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाना। तो साथियों इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। 9वां नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार करता है। ए है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। बी है बहुत बात करना। सी है हाइपर एक्टिविटी अति सक्रियता। और डी है आक्रामक व्यवहार।
तो साथियों इसका राइट आंसर है आक्रामक व्यवहार। साथियों जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता तो वह सामान्यतः तनाव की स्थिति से ग्रस्त होता है। तनाव से ग्रस्त होगा तभी वह आक्रामक व्यवहार करेगा। 10वां नंबर का प्रश्न है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। यह स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बी है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी है लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और डी है लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। यही कारण है साथियों कि जो स्टील का कटोरा है वह पानी में तैरता है और लोहे की कील जो है वह पानी में डूब जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ये है प्रजनन और भोजन बनाना। बी है प्रजनन अंकुरण और वृद्धि और अंकुरण। सी है वृद्धि और प्रजनन और डी है वृद्धि और भोजन बनाना। तो साथियों इसका राइट आंसर है वृद्धि और प्रजनन। साथियों जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। वृद्धि और प्रजनन जो है वह पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। 12 नंबर का प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ये है दिन में 2 बार ब्रश करें। बी है इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। सी है मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। और डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ए है CDA, बी है DAB, सी है AC और डी है BCD। तो साथियों इसका राइट आंसर है CDA यानी दिन में 2 बार ब्रश करना, हर खाने के बाद कुल्ला करना और मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थों को न लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी CDA। 13 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। इसमें एक है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं। ए है ईल सर्पमीन, बी है शार्क, सी है मछली और डी है मगरमच्छ। तो साथियों मगरमच्छ को यक्ष में रखा जा सकता है। मगरमच्छ को राइट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ यानी मगरमच्छ को यक्ष में रखा जा सकता है। मगरमच्छ को यक्ष में रखा जा सकता है। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, सॉरी 14 नंबर का प्रश्न है, के लिए मछली
घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ये है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। बी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। सी है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने। और डी है पानी को साफ करने। तो साथियों इसका राइट आंसर अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। साथियों मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। पानी में अधिक ऑक्सीजन घुलने के लिए मछली घर में ऑक्सीजन वाले पंप को रखा जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ये ऑक्सीजन रहित है। बी मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है। सी खनिज रहित है। और डी मछली के तैरने की योग्य नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर है खनिज रहित है। साथियों जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। चूँकि जल को उबालने से उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाती हैं। यानी वह जो जल होता है वह खनिज रहित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये है पानी नहीं पर्याप्त हवा ऊंचे पहाड़। बी है पानी नहीं गहर ऊंचे पहाड़। सी है हवा नहीं गुरुत्व नहीं पानी नहीं। डी है हवा नहीं गुरुत्व नहीं समतल सतह। तो साथियों इसका राइट आंसर है पानी नहीं गहर ऊंचे पहाड़। यानी चांद की सतह पर पानी नहीं गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ हैं। गड्ढे यहाँ हो जाएगा गड्ढे यानी पानी नहीं गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ क्या है जो चांद की सतह पर होते हैं। यानी पहाड़ पर चांद की सतह पर पानी नहीं और गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ होते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ए है अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। बी है पानी के बर्तनों कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। और डी है सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है सभी कथन सत्य हैं। यानी आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित सावधानियां बताती हैं, जिसमें अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों कूलरों और टंकियों को साफ रखें और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग या मच्छरदानी का प्रयोग करें। यानी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। ए है लौह मलेरिया अनीमिया रक्त। बी है लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला। सी है मच्छर डेंगू लौह गुड़। और डी है मच्छर मलेरिया अनीमिया रक्त अल्पता। तो साथियों इसका राइट आंसर है लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला। साथियों लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप से है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी किससे एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। आंवला में आयरन या लौह अधिक पाया जाता है। यानी यह जो है निकटतम रूप से संबंधित हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। यह है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। सी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। और डी है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो साथियों इसका राइट आंसर है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। यानी अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं
को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना होता है। 20 नंबर का प्रश्न है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है, जिसमें ए है उसे कटोरी में रखती है और तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी है उसे धूप में खुला फैला देती है। और डी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है, यानी उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है के लिए वह किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है। प्याज लहसुन, बी है हरा धनिया, सी है काजू बर्फी और डी है पके हुए चावल। तो साथियों इसका राइट आंसर है हरा धनिया, यानी बी के लिए एक गीले कपड़े में लपेट देती है। हरा धनिया को अगर गीले कपड़े में लपेट दिया जाए तो हमेशा ताज़ा रहेगा, तो वह हरा धनिया की ओर संकेत करती है। 21 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। यह हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, ये तो सही है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आता है। साथियों यह गलत है, घर्षण के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ब्रेक लगाने पर वाहक रुक जाता है, ये भी सही है। पेन की नोक टिप और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। साथियों यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है, क्योंकि घर्षण के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु ऊपर से नीचे आती है। बाईस नंबर का प्रश्न है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ये है आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। बी है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। सी है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि न रखने। और डी है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। यानी सभी बड़े बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने की। साथियों आज पर्यावरण की समस्या से हर व्यक्ति जूझ रहा है। इसके लिए शहर के लोग जैसे बड़े बड़े शहरों में जो भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उससे बचने के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण सुरक्षा सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाकर उसको कम कर सकते हैं या सहयोग दे सकते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ये उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना,
नि बी है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। और सी है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। और डी है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। साथियों अगर एक बच्चा है कक्षा 5 का जिसका नाम समीर है, वह अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास अपना दत्त कार्य जमा नहीं करता है, तो इससे निपटने के लिए शिक्षिका का जो सुधारात्मक उपाय होगा वह उस समीर की अनियमितता के कारण का पता करे और समीर को परामर्श दे। 24 नंबर का प्रश्न है, बाई हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों के से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ए है क्या मृदा में वायु है, बी है क्या पानी के अंदर वायु है, सी है क्या हमारे शरीर में वायु है, और डी है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो साथियों इसका राइट आंसर है क्या हमारे शरीर में वायु है, यानी वायु हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है क्या हमारे शरीर में वायु है। यह अवलोकन कौशल के अंतर्गत आता है, अवलोकन करता है क्या हमारे लोकन कौशल के अंतर्गत आता है कि क्या हमारे शरीर में वायु है। 25 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ये है उसके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। सी है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। और डी है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो साथियों इसका राइट आंसर उसके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। 26 नंबर का प्रश्न है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। ये है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बी है प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना। सी है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। और डी है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, अंक योजना लिखना। साथियों संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना और फिर अंक योजना बनाना होता है। 27 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तथा प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण यह हो सकता है ये है बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। बी है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। सी है दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। और डी है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक मिनट
दृश्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण करने के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। 28 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बी है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। सी है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए और डी है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। साथियों कक्षा में पोषण का प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने को कहे तथा बाद में उसकी व्याख्या करे। 29 नंबर का प्रश्न है, 29 नंबर का प्रश्न है, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनके निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। ये है बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी है 2 दिनों बाद बीजों को अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। सी है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियां में इन 5 में से कौन सा शामिल नहीं होते हैं। तो साथियों इसका राइट ए है एक्सप्लेन और एलबोरेट, बी है एक्सप्लोर और एलबोरेट एवल्यूट और सी है इंगेज और एक्सप्लोरर और डी है इंगेज और एवल्यूएट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इंगेज और एक्सप्लोर। राइट आंसर हो जाएगा इंगेज और एक्सप्लोर, यानी शामिल करना और खोजबीन करना। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत में समृद्ध वनस्पति जाति और प्राणी जाति के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। यह है कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। बी है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। सी है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने और डी है प्रकृति के सम्मान विकसित करने में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, यानी कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रश्न है आपको बेहद पसंद आएंगे। तो साथियों यदि यह प्रश्न आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। तो साथियों इसी के साथ हम आप सभी से विदा ले रहे हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।